अरे जनता कहाँ से समर्थन में हो सकती है? जनता को तो लूटा जा रहा है। अब अपनी लूट के समर्थन में कोई होगा, अपनी बर्बादी के समर्थन में? बस जनता जागरूक नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ। जो निजीकरण के समर्थन में अगर कोई है भी, वो जागरूक नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, वो अज्ञानी ही कह सकता हूँ बस। आप ये चीज़ बताइए, तो जो चीज़ गलत है उस चीज़ का तो विरोध होगा, चाहे वो चलती हुई सरकार हो या कोई भी चीज़ हो। जनता जो आज किराया यहाँ से लाल कुआं तक का 25 रुपया किराया ट्रेन से है, और वही रोडवेज की बस 105 रुपया ले रही है। प्राइवेट आपने हमें बताया कि तेजस का किराया दुगना है। हमारी शताब्दी का किराया अगर 1365 रुपया है तो उसका 2700 रुपया किराया है, और वो फ्लैक्सी किराया ले रहे हैं। अगर ज़्यादा उनकी भीड़ ज़्यादा आ जाती है तो किराया प्राइवेट जो है वो हवाई जहाज़ की तरह किराया उनका घटा बढ़ा भी लेते हैं कि वो निजी संस्थाओं के गुलाम बनकर रह जाएं और दिन रात उनकी चाकरी करें, और तब उनका पूरा श्रम छीन सोखने के बाद ये संस्थाएं उन्हें पैसा देंगी। आज का नौजवान छात्र ये अपनी आंखें ऊपर करके देख रहा है, और ये सपने जो टूट रहे हैं लगातार, नौकरियां हैं नहीं। तो मेरा ये आग्रह है कि आम जनता के लिए रेलवे बनी थी ना, गरीब जनता के लिए रेलवे है। हम 36-37 प्रकार की सब्सिडी दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन हैं, स्टूडेंट हैं, पत्रकार हैं, आपको भी हम सब्सिडी देते हैं। तो आप अगर ये प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो सब्सिडी होगी क्या? को जब तक हम साथ में नहीं लेते हैं, हमारी मुहिम धारदार नहीं हो पाएगी। क्यों? कि जनता को इस बात को समझना होगा कि जो टिकट आज हम 25 रुपये में ले रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म टिकट आज 10 रुपये का है, वो प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का होने वाला है। जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो टिकट हम 25 रुपये लेकर के अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, वो टिकट 125 रुपये का होने वाला है। उसका आखिर बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? आम गरीब जनता ही भी तो पड़ने वाला है। तो पीछे की कौन? गरीब जनता पड़ेगी देश की। क्या जनता के पास इतने पैसे हैं? जिनके पास खाने के पैसे नहीं, इस कोरोना काल में आप किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको बेचने की बात कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ आग्रह यही है कि ये देश की एक धरोहर है। 23,000 जोड़ियाँ गाड़ी हम लोग पर डे चला रहे हैं। 23,000 जोड़ी गाड़ियाँ, और आप इन गाड़ियों को निजी हाथों में देने की बात कर रहे हैं, और जबकि इतने कम किराए में भी मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप मुनाफा कमाती हुई जो रेलवे है या संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बेचने का विचार है। प्लेटफॉर्म टिकट अभी 10 रुपये का है, मिनिमम किराया भी हमारा 10 रुपये का है। अभी हम 10 रुपये का मिनिमम किराए पर कोई शॉर्ट डिस्टेंस के स्टेशन को जा सकते हैं, लेकिन अब प्लेटफॉर्म टिकट 50, पूना में जो रेलवे स्टेशन है उसको लीज पे दिया गया, उसका प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये कर दिया गया। वहाँ जो पार्किंग का किराया है वो अभी घंटों के हिसाब से हो गया, और वो सैकड़ों में, जो अभी तक 25 रुपये में वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वो आप जो है सैकड़ों में रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। तो इस तरह हर चीज़ में उन्होंने, क्योंकि वो तो मुनाफा कमाए, कोई भी जो पूंजीपति है वो इसलिए पैसा नहीं लगाता कि वो घाटे के लिए पैसा लगाता है, वो मुनाफा कमाने के लिए हमारे बीच में आएगा। वो जनता से ही लूटेगा ना, जनता का ही पैसा तो लूटेगा। तो जो मुनाफा कमाने के लिए आ रहा, हम ये रेलवे मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, ये गरीब जनता की सुलभ का एक यातायात का सुलभ साधन है। और इसी कंसेप्ट को लेकर के ये देश को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। आज जो है 1,65,000 किलोमीटर ट्रैक पर गाड़ियाँ चल रही हैं, 23,000 जोड़ी गाड़ियाँ हम लोग पर डे चला रहे हैं। आज जो हमारा ये सेमिनार है वो नॉर्दर्न रेलवे मजदूर यूनियन आइजल नगर की ओर से एक प्रोग्राम रखा गया है। रेल, बैंक, बीमा, आम बीमा आदि उद्योगों के निजीकरण की जो बात की जा रही है, निजीकरण के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग तैयारी क्या करें और कैसे हम उसका विरोध करें, इस विषय को लेके हमने यहाँ एक सेमिनार रखी है, जिसके तहत ही हमें इकट्ठे। निश्चित रूप से नुकसान है, निश्चित रूप से नुकसान है। और मैं तो एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब देश के बादशाह ने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश बिकता कैसे है? देश बिकेगा कैसे? यदि लोगों ने बेचा तो वो कैसे बेचा? हमारा यह कहना है कि देश को आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी देश बिका नहीं था, वो यही बिकना होता है। जब हम पूंजीपति घरानों के लिए अपने सरकारी संस्थानों को दे देंगे, वही देश का बिकना कहलाता है। आज का बेरोजगार, आज का नौजवान छात्र ये अपनी आंखें ऊपर करके देख रहा है, और ये सपने जो टूट रहे हैं लगातार, नौकरियां हैं नहीं,
नौकरी की एक अभिलाषा हर बेरोजगार के मन में, हर परिवार के मन में, हर युवा के मन में होती है कि हम एक सरकारी नौकरी करेंगे, हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, हमें भी तो अपना देश प्रेम दिखाने का मौका मिले। जहाँ तक रेलवे की बात है, रेलवे भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, 24 घंटे काम करता है। तो मैं इस रेलवे के हर कर्मचारी को सेना के कर्मचारी की तरह ही देखता हूँ। वो भी 24 घंटे काम करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं वहाँ, और ये देश की सेवा कर रहे हैं देश के अंदर। बहुत सीधी सी बात है, निजीकरण का मतलब ही अपने आप में है निजीकरण। निजी हित के लिए जो काम किया जाता है उसे निजीकरण कहा जाएगा। जैसे जो सरकार काम करती है वो जनहित के लिए काम करती है, और निजीकरण में जो भी कंपनी काम करेगी वो अपने स्वयं के लिए करेगी, ना कि जनहित के लिए काम करेगी। जनता के लिए काम नहीं होगा उसमें। तो सरकार ये चाहती है कि गरीब आदमी और गरीब हो जाए, पैसे वाले लोग और पैसे वाले हो जाएं, और सरकार पैसे वालों से पैसा ले और आम जनता को और गरीब गरीब बना दिया जाए। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जैसे एक बार आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, हिटलर का एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार वो हिटलर अपने पार्लियामेंट में एक मुर्गी लेकर आए और उन्होंने सबके सामने मुर्गी का एक एक करके पंख उखाड़ दिया, और जब मुर्गी पहले उड़ रही थी, इधर उधर भाग रही थी, जब पकड़ के उसका एक एक पंख उखाड़ दिया, मुर्गी एक जगह स्थिर हो गई, खड़ी रही वो एक जगह। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से चंद मुट्ठी में थोड़े से दाने निकाले किसी भी अन्न के, और वो अपने मुर्गी के पास में फेंकना शुरू कर दिए। अब मुर्गी को दाने फेंकते गए, मुर्गी उनके पीछे आती गई। मतलब जहां वो जा रहे मुर्गी उनके पीछे पीछे, क्योंकि उसके पास पंख उखड़ चुके थे और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। तो सीधा सा सरकार का मतलब ये है कि जनता को इतना नोच डालो कि वो आपके छोटे छोटे फेंके हुए टुकड़ों पर आपके पीछे चलती रहे। उस गरीब जनता तो है ही देश की, उसको और इतना गरीब कर दो कि वो और आपके टुकड़ों पर पलने के सिवा कुछ सोच ही ना सके। निजीकरण से बदलाव क्या, जो आदमी गरीब है वो गरीब होगा। एक कंपनी जिसको आप इतनी बड़ी सत्ता सौंपने जा रहे हैं, विश्व की चौथे नंबर का रेलवे हमारा, इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क हिंदुस्तान का, उसको आप निजी हाथों में सौंप देंगे, जो अपने फ़ायदे के लिए, निजी फ़ायदे के लिए जब काम करेगा, तो सीधी सी बात है उसमें जनता का कोई हित नहीं होगा। और जब जनता का हित नहीं होगा, जनता को पैसे के नाम पर लूट खसोट की जाएगी। आपने देखा होगा एयर इंडिया जिस तरह से पहले चलता था, उसके बाद निजीकरण हुआ विमानों की सेवा में। अब क्या होता है, एक बार तो जब उनके पास सवारियां नहीं होती हैं, विमान सेवा वालों के पास निजीकरण जो है, इंडिगो और तमाम सेवाएं जो निजी तौर पर दी जा रही हैं, वो क्या करती हैं, जब उनके पास सवारियां नहीं होती हैं तो वो आपको बहुत सस्ते में पहुंचा देंगी, और जब उनके पास सवारियां खूब होती हैं तो मेरा ये खुद का उदाहरण देने जा रहा हूँ आपको कि लखनऊ से दिल्ली मुझे इमरजेंसी आना था, और 40,000 रुपये का टिकट लेकर मैं लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र किया हूँ जहाज़ में, और वही सफ़र मैंने 3,000 रुपये में दिल्ली से चेन्नई का भी किया है। तो इतना बड़ा अंतराल, मतलब आपदा में अवसर ढूंढने का काम ये जो सरकार कर रही है। जब आप पे कोई विपत्ति होगी इमरजेंसी में, आदमी तभी जाएगा ना, जब आप परेशान होंगे पहले से, कहीं आपको अचानक रेल में जाना पड़ेगा, और उसी तरीके से पता चलेगा आपको रेल का टिकट जो 100 रुपये का था यहाँ से दिल्ली पहुँचने का, वो 500 रुपये में मिल रहा है। मतलब आपदा में अवसर ढूंढने का काम सरकार कर रही है। जिस तरह से घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं, अब ऑक्सीजन मीटर पे घोटाले हुए हैं, मास्कों पे घोटाले हो रहे हैं। एक बार पहले जब बीजेपी की सरकार आई थी तो आपको याद होगा ताबूत घोटाला हुआ था। ताबूत घोटाला, जो सेना के लोग मर जाते थे उनको जो ताबूत बनता था उनको घर पहुंचाने के लिए, उसमें घोटाला हुआ था। और ये सरकार हमेशा से आपदा में अवसर ढूंढती है। जब आप बिल्कुल परेशानी में होते हैं तो और परेशान करने की नीयत से, आपको बर्बाद करने की नीयत से जनता को इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आती है कि जनता उस मुर्गी की तरह उनके टुकड़ों के पीछे चल दे।
अरे जनता कहाँ से समर्थन में हो सकती है? जनता को तो लूटा जा रहा है। अब अपनी लूट के समर्थन में कोई होगा, अपनी बर्बादी के समर्थन में? बस जनता जागरूक नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ। जो निजीकरण के समर्थन में अगर कोई है भी, वो जागरूक नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, वो अज्ञानी ही कह सकता हूँ बस। निजीकरण जो इस वक्त स्थिति है, आप देख ही रहे हैं कि जितना भी जो काम जो निजीकरण लोगों से कराया जा रहा है, एक तो उनको पूरा जो भी मिलना है पैसा वो नहीं मिलता है। अगर यही काम और जगह भी अगर रेलवे के कर्मचारी जो काम अभी सरकारी स्तर पे करते हैं तो कम से कम उनकी सैलरी जो है 30,000 के आसपास होती है। अगर क्लास 4 का भी कोई कर्मचारी है तो कम से कम 30,000 रुपये सैलरी लेता है। लेकिन यही काम अगर किसी ठेकेदार के आदमी से कराया जाएगा तो वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार ज़्यादा उसको देगा, उसमें घर नहीं चलने वाला। तो मेरा तो कहना ये है कि बहुत से काम अभी जो रेलवे में निजीकरण के नाम पे हो रहा है उनको भी जो है वो सरकारी तौर पे कराया जाए और जिससे कि कर्मचारी को अपना घर चलाने लायक पैसा मिले। नौकरियों की स्थिति आप समझ ही रहे हैं कि इन्होंने जो भी संविदा के आधार पर रखा है, संविदा के आधार पर रखने में जो उनके साथ जो है, अगर सारा उनको जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर पैसा पूरा दे दिया जाए वो पॉसिबल नहीं है। 4-4 5-5 हज़ार में घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है मेरा तो कहना यही है कि जिस तरह से और विभागों में करा है और उनकी जो है कर्मचारियों के घर परिवार पूरी तरह बहुत ज़्यादा उस पर जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो आने वाले अगर यही इसको सरकार ने नहीं बदला और ऐसे ही निजीकरण करती रही तो उनके सामने भी जो है दिक्कतें आएंगी घर चलाने। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रुचि कपूर। आज ये जो अपना नेशनल नरमू का जो आज एक आंदोलन चल रहा है तो उसमें हम लोग आए हैं और इसमें काफ़ी सारे संगठन, हमारे व्यापार अखिल भारतीय व्यापार संगठन के भी जिलाध्यक्ष और अभिभावक संघ से हम लोग हैं और काफ़ी संगठन ऐसे हैं, राजनीतिक अराजनीतिक दोनों तरीके के यहाँ पे संगठन आए हुए हैं और नरमू को एक सपोर्ट करने के लिए। और मेन बात चाहे नरमू हो या कोई भी संगठन हो, मेन बात और मेन मुद्दा यही निकल कर के आ रहा है जो सरकार की तरफ से हर क्षेत्र में एक जो निजीकरण की नीति निकाली गई है, प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, ये सही नहीं है। देखिए, एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर एक जगह विरोध हो रहा है, लेकिन ये जो सरकार की नीति है इसका हर क्षेत्र में विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत नीति है। ऐसी बात नहीं है कि हम माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का या योगी जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी होती हैं, चाहे वो चलती हुई सरकार में हो या किसी भी सरकार में हो, जो चीज़ गलत है उसका विरोध किया ही जाएगा। तो आप ये देखिए कि मतलब एक जो चाहे वो विधायक साहब हों, चाहे वो सांसद हों या एमपी में कितने भी बैठे हुए आपके केंद्रीय सरकार में बैठे हुए या राज्य सरकार में बैठे हुए लोग हों, एक 70 साल का एक हमारा कोई भी राजनीतिक बंदा है वो बैठा हुआ है, वो युवा है। युवा सोच, युवा सोच, युवा सोच, जो एक टैगलाइन दी जाती है, युवा सोच। लेकिन वही जो आप कर रहे हैं रिटायरमेंट की, जो आपने एक डेडलाइन मार दी है, वो आपने 50 इयर्स कर दी है, तो ये कहाँ तक सही है। जहाँ तक बात रही निजीकरण की, तो ये हर जगह होना चाहिए ना। फिर ये जो एज लिमिट है ये भी हर जगह होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन हर जगह होनी चाहिए। 70 साल का एक बंदा बैठे हुए लगातार राज कर रहा है, सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसके राज में कोई काम हो नहीं रहा। प्राइवेटाइजेशन अगर आप और इंडस्ट्रीज़ में और जितनी भी चीज़ें हैं सब में कर रहे हैं, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि काम सुचारू रूप से होना चाहिए। लेकिन जो इतनी मीडिया के थ्रू पूरे अखबार भरे हुए हैं सरकार की खामियों के लिए, क्या उसके लिए कोई काम हो रहा है? आप ये चीज़ बताइए। तो जो चीज़ गलत है उस चीज़ का तो विरोध होगा, चाहे वो चलती हुई सरकार हो या कोई भी चीज़ हो। तो इसी के बेसिक फंडा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सारे संगठन जो हैं इस चीज़ को, प्राइवेटाइजेशन के विरोध को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बसंत चतुर्वेदी, एनी रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया रेलवे मेस प्रेसिडेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज ये सेमिनार जो हमने आयोजित किया है, जिसमें शहर के सारे प्रभुत्व वर्गों को, जिसमें छात्र संगठन, अभिभावक संगठन, आपके उपभोक्ता, रेल उपभोक्ता, व्यापारी वर्ग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इन तमाम वर्गों को, आज शहर के तमाम गणमान्य नागरिकों को यहाँ आमंत्रित करके हम ये बताना चाहते हैं कि अगर रेलवे को निजी हाथों में दिया जाता है तो उसके परिणाम आपके ऊपर क्या पड़ने वाले हैं। और इसीलिए यह संगोष्ठी का आयोजन आज किया गया, ये सेमिनार आयोजित किया गया। और मैं निश्चित तौर पर इस आयोजन के माध्यम से आम जनता को
ये संदेश देना चाहूँगा कि इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम तो आम जनता को होने वाला है, क्योंकि जो किराया आज देख लीजिए, जो तेजस चलाई गई उसका तो किराया हमारी शताब्दी से दूना किराया है। तो जब पटरी हमारी है, डिब्बे हमारे हैं, इंजन हमारा है, स्टाफ हमारा, ड्राइवर हमारा है, लाइन हमारी है, तो किराया आप क्यों निर्धारित करेंगे? रेलवे बोर्ड को लिबर्टी दे दी जाए, वो किराया अपने आप तय करे। वहाँ आप 1 रुपये किराया नहीं थे। आपको ध्यान होगा दिनेश त्रिवेदी जी को 1 रुपये किराया बढ़ाने पर अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, रेल मंत्री थे इस देश के। तो बोर्ड की राजनीति को लेकर के आप 1 रुपये किराया तो नहीं बढ़ाने देंगे रेलवे बोर्ड को, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटरों को आप किराया बढ़ाने की पूरी छूट दे रहे हैं। आप प्राइवेट गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्या हम घाटे में चला रहे हैं गाड़ियाँ? आज भी हम मुनाफे में गाड़ियाँ चला रहे हैं। पिछली बार से ज़्यादा हमने दूना फ्रेट ट्रैफिक ढोया है। आपने जब आप रोडवेज चला सकते हैं तो रेलवे चलाने में क्या दिक्कत है? उन गाड़ियों को भी संचालन करिए जिससे लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, कोरोना से लड़ने के लिए लोग और मजबूती से खड़े हों। इसलिए सरकार सबसे पहले जो बंद गाड़ियां हैं उनको चलाने का काम करे, ये मेरा सरकार से आग्रह है। और दूसरी बात ये कि ये जो निजीकरण करने जा रही है, ये जो निगमीकरण की नीति उसकी है, इस पर तत्काल रोक लगाए। इस देश में आज बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज तैयार है। रेलवे रोजगार देने का, सरकारी नौकरी देने का एक सबसे बड़ा माध्यम और बहुत बड़ा माध्यम है। आज अगर उसको निजी हाथों में दे दिया जाता है, लाखों लाख कर्मचारी जो देश के युवा वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो रेलवे में आकर के काम करते हैं, वो इससे मरहूम हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे। इसलिए मेरी पुरजोर अपील है और ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है। देखिए, आज जो है रेलवे संगठन ने, निरमू ने निजीकरण की समस्या के ऊपर अपनी बात को कहा है और ये मंच दिया है आम लोगों के लिए, जनता और जो उससे संबंधित विभाग हैं, कि हम निजीकरण के बारे में अपनी समस्याओं को बताएं। देखिए, निजीकरण में जो उससे जुड़े हुए संस्थाएं हैं उनके लोगों को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आम जनता को भी सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मोदी जी ने हमें एक सपना दिया था आत्मनिर्भर भारत का। आज ये समय है मोदी जी से प्रश्न पूछने का कि आप हमें बताइए, क्या निजीकरण के द्वारा वो आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करना चाहेंगे? हमारे ये युवा जो अपने भविष्य को देख रहे हैं, तैयारी में हैं कि उनके पढ़ाई पूरी होने के बाद, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छे नौकरी के अवसर मिलेंगे, उन्हें सरकारी संस्थानों में जगह मिलेगी। लेकिन मोदी जी, ऐसा लगता है कि आज आप हमारे युवाओं को भविष्य में गुलामी के लिए तैयार कर रहे हैं, कि वो निजी संस्थाओं के गुलाम बनकर रह जाएं और दिन रात उनकी चाकरी करें, और तब उनका पूरा श्रम सोखने के बाद ये संस्थाएं उन्हें पैसा देंगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट बिना फ़ायदा देखे नहीं करता है। जितनी भी ये संस्थाएं जो सरकारी संस्थाओं को खरीदने के लिए आगे बढ़ रही हैं, ये वही संस्थाएं हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने इस वर्तमान सरकार को चुनाव में मदद की थी, और शायद उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए आज की सरकार अपना ऋण चुकाने के लिए ये निजीकरण के द्वारा उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और ये संघर्ष चलता रहेगा। हमारे युवा भी इस बात को जान गए हैं, आम जनता भी इस बात को जान गई है कि ये कोविड जो है, इसमें ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज के रूप में जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग इस समय इस आपदा से परेशान हैं, और आप जो हैं वो इस आपदा में जनता की परेशानी को तो बात कर नहीं रहे हैं, ना बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना कोई और बात कर रहे हैं। आप निजीकरण की बात लेकर चल पड़े। तो ये सब दर्शाता है कि आपकी सोची समझी राजनीति है, और ये देश के हित की बात नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति विशेष के हित की बात कर रहे हैं, और इसका जनता जवाब देगी मुंह तोड़ आपको अगले चुनाव में। और हो सकता है कि परिस्थितियाँ इतनी विषम बन जाएं कि बीच में ही इन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाए।